चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, उनके अपने गृह राज्य में ये मुलाकात हो रही है। भारत सरकार की तरफ से जो अधिकारी गए हैं, अजीत डोभाल, शिवशंकर, सभी से मुलाकात का सिलसिला भी चल रहा है। और इस मुलाकात के जरिए आने वाले वक्त में किस दिशा में दोनों देशों के संबंध जा सकते हैं, ये बड़े मायने रखेंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये पहली मुलाकात है। याद कीजिए तो बीते 10-12 बरस में अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह तो 2 बार गए, अब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। लेकिन इन सब के बीच उस सब के बीच में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जिनपिंग अगर 2014 में भारत आए थे तो उससे पहले भी यह सिलसिला लगातार बरकरार रहा है। इसीलिए आज की मुलाकात को लेकर आने वाले वक्त में क्या वाकई ये कई नए मील का पत्थर साबित ये मुलाकात होगा या नहीं होगा, इस दिशा में हर की नज़र है। और ख़ास तौर से ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति जब पाकिस्तान गए थे और वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से खुले दिल से पाकिस्तान की मदद की और उन रास्तों को खोलने की दिशा में कदम बढ़ाए, चाहे वो बंदरगाह के रास्ते हों, सड़क रास्ते हों, ग्वादर वाले रास्ते हों, और इन सब के बीच ये स्थिति थी कि कहीं ना कहीं हिंद महासागर तक में चीन की स्थिति पहुँच सकती है। भारत की तरफ से सामरिक दृष्टिकोण से चिंता वाजिब थी। अब ये सवाल है कि इस मुलाकात से ऐन पहले कल जब चीन के ही कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पत्र ग्लोबल टाइम्स में ये खबर छपी कि एक रात में सीमा विवाद हल नहीं हो सकता है, और चीन जितनी बड़ी सीमा विवाद के क्षेत्र को मानता है, भारत उससे हटकर मानता है। चीन अगर 2000 किलोमीटर का जिक्र करता है तो भारत 4000 किलोमीटर का जिक्र करता है। और ये बड़ा मायने है कि दोनों का दृष्टिकोण सीमा को लेकर अलग अलग है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर खास तौर से जो नज़रिया चीन का रहा है, भारत का उससे भिन्न रहा है। कई ऐसे मौके आए जब चीन की तरफ से अपने मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दिखाया, भारत ने विरोध किया। चीन की विस्तारवादी नीति अक्सर ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में घुसती नजर आई, भारत ने उस बात का विरोध किया। इसलिए ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नए दौर में क्या वैचारिक या सामरिक स्थितियों से इतर आर्थिक मुद्दों पर अगर समझौते हों, और जितना दोनों देशों के बीच ट्रेड है, जितना दोनों के देशों के बीच औद्योगिक लगाने या पूंजी निवेश करने की स्थिति है, उन सब पर अगर समझौता और व्यापक हो जाए तो क्या ये दोनों देशों के लिए आने वाले वक्त में एक नई दिशा तय कर सकता है। इसको लेकर अलग अलग विशेषज्ञों की राय जरूर रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन के साथ जो दोनों देशों के आपसी समझौते रहे हैं उसमें व्यापार वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन इन सब के बीच दुनिया की नज़र इस बात को लेकर हमेशा रहती है कि दोनों दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जिनके पीछे 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। दोनों अपने अपने तरीके से ग्रोइंग जायंट्स के तौर पर पहचान है। दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटजिक राइवल्स हैं, एक दूसरे के काउंटर करते हुए नज़र आपको आएंगे। एक तरफ चीन अंतर्राष्ट्रीय ताकत के तौर पर है, वो एक एशिया का सबसे बड़ा ताकतवर शक्ति के तौर पर माना जाता है। दूसरी तरफ भारत साउथ ईस्ट एशिया में एक क्षेत्रीय लीडर के तौर पर उसकी पहचान है। और चीन जिस रूप में अमेरिका के सामने खड़ा है, अमेरिका जिस तरह भारत के साथ खड़ा है, भारत जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जिस तरह चीन के साथ खड़ा है, ये सारी एक स्ट्रेटजी है कि किस रूप में इसको देखा जा रहा है। इसलिए मुलाकात कई दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। वहां पर खास तौर से अंजना, आप वहीं पर चूंकि मौजूद हैं, अंजना ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर वहाँ के अखबार इसे किस रूप में ले रहे हैं, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर किस रूप में सोच रही है, तरजीह दे रही है तो भारत के साथ संबंधों को किस दिशा में ले जाया जाएगा, वो उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं वहाँ पर, ये भारत के लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। अंजना बिल्कुल, तरजीह जबरदस्त है प्रसून। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शी जिनपिंग का ऐसे बीजिंग से निकलकर शियान में आकर करना, ये शायद सबसे बड़ा कदम है या टेक अवे है जिसके जरिए हम उस तरजीह को, उस महत्व को समझ सकते हैं जो राष्ट्रपति देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये याद रखिए प्रसून, ये आखिरी मुलाकात, ये पहली और आखिरी मुलाकात है जो शी जिनपिंग के साथ हो रही, क्योंकि केचियांग के साथ कल है प्रधानमंत्री से मुलाकात और फिर शंघाई का भारतीयों के साथ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बैठक की, दोनों के आपस में मिलने की, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्हीं तस्वीरों के जरिए भारत और चीन के आगे बढ़ना है। हालांकि किस हद तक यहाँ पर मीडिया लोग महत्व दे रहे हैं, ये अपने आप में चाइना के रडार पर भारत के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है, उस पर एक लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि इस तरह से अपने आप को एक आर्थिक
शक्ति के रूप में चीन ने बनाने की कोशिश की है। जॉन केरी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर आने वाले हैं इस वीकेंड, तो उसकी ज्यादा बातें और ज्यादा जिक्र और ज्यादा मीडिया कवरेज है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर कवरेज उतना ज्यादा नहीं है कंपैरिजन में अब, लेकिन कल नजरें रहेंगी कि कल यहाँ पर जो चाइना डेली है या तमाम अखबार हैं उनमें किस हद तक इसे कवरेज मिलता है, क्योंकि शी जिनपिंग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। शी जिनपिंग प्रोटोकॉल तोड़कर बीजिंग नहीं, शियान में उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका पूरा आप देखें तो ये गढ़ है एक तरह से, शांति प्रांत जो है रसूल, ये गढ़ रहा है। खुद उनके पिता के भी घर तक हम लोग गए थे फूपिया गांव में बीते दिन, वहां पर भी हमने देखा था। आज भी चीनी वहां पर पहुंचते हैं सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पिता को, घर के गेट तक ही उन्हें जाने की इजाजत है, लेकिन वहां पर देखकर वो लौटते हैं। और ये जो पूरा का पूरा शांति प्रोविंस है एक तरह से गढ़ रहा है, जिसमें शी जिनपिंग और उनके दाएं बाएं हाथ भी एक आयरन ट्रायंगल के रूप में 3 बड़ी शख्सियतें यहाँ पर हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, बेहद ताकतवर हैं, और वही एक तरह से पूरे बीजिंग को चला रही है। अब सबसे ताकतवर परिवार तो सिंह परिवार यहाँ पर है इस वक्त, इसलिए भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी इसे देख रहा है, लेकिन शायद अब कल का इंतजार करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, मीडिया किस तरह से इसे देखता है, लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तरजीह देने के मद्देनजर अगर देखें तो एक बड़ा कदम है, शी जिनपिंग उनसे शान में मिल रहे हैं। प्रतुल, कहा यही जाता है जना कि चीन जो दिखाना चाहता है वही दिखाता है। दूसरी स्थिति यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो सिडनी प्लेग्राउंड में वहाँ के राष्ट्रपति के साथ नजर आते हैं। ओबामा दिल्ली आते हैं तो हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री टहलते हैं। मैसेज ये है कि लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी दूसरे देशों के साथ पूर्व के प्रधानमंत्रियों से हटकर नजर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या संबंध भी उस रूप में प्रगाढ़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का सिलसिला वो अलग तरीके से करते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि चीन दुनिया के सामने पिछले 50 सालों में अपने आप को जिस रूप में रखते आया है, क्या वो बदल रहा है? और अगर नहीं बदल रहा है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी स्ट्रेटजिकली कुछ उस दिशा में काम कर पाएंगे जो भारत की सीमा, रक्षा मसले, उत्पादन वाले देश बनाना, उसकी टेक्नोलॉजी को अपने देश में ले आना, ये सारी चीजें हो पाएंगी? ये बुनियादी सवाल है जिसका सामना देश को करना होगा, क्योंकि ये जो फोटो अपॉर्चुनिटी वाला अध्याय है कूटनीति का, वो अपनी जगह जो कैमरे के जरिए होता है, ये हर जगह, चाहे फ्रांस हो, कनाडा हो, जहां जहां गए हैं प्रधानमंत्री हमने देखा है। लेकिन इसके जरिए भी बहुत कुछ हासिल करने की जो बात है वो जरूर अपने आप पर सही है, क्योंकि कम से कम एक कदम दिखता है। भारत एक आत्मविश्वास वाले देश के रूप में कम से कम प्रतीत होता है तमाम देशों के सामने, और ये वजह है शायद कि कई लोग यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी को जानते हैं। और जो जानते थे, जब मैंने पहला सवाल उनसे पूछा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो 2-3 महिलाओं ने मुझे कहा ही इज काइंड, यानी कि अच्छे दयालु व्यक्ति हैं। फिर कहा कि बट ही इज अ बिग लीडर। तो ये भावना लोगों में है कि वो एक बड़े नेता हैं और एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बुनियादी सवाल जब तक इंडिया एड्रेस नहीं करेगा, यहाँ पे लोग हमसे पूछते हैं, जब भारत से कोई बिजनेस वीजा लेने के लिए आता है तो चीन में वो फौरन हम देते हैं, आप आइए, व्यापार कीजिए, अपनी चीजों को खरीदिए, ले जाइए। लेकिन जब बिजनेस वीजा यहाँ के लोग अप्लाई करते हैं तो तमाम दिक्कतें उन्हें आती हैं। अगर इस तरह की दिक्कतें हम करते रहेंगे बिजनेस वीजा में, तो फिर हम व्यापार के उस मकाम तक पहुंचने का जो सपना देख रहे हैं और मेक इन इंडिया का एक बड़ा सपना सजो रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो तो फिर उसी मकाम पर, सपने के मकाम पर रह जाएगा, जमीन पर नहीं उतरेगा। ये एक बड़ी चुनौती होगी। परफॉर्म करके आपको दिखाना होगा विश्व को, जो आप वादा कर रहे हैं कि हम आप मेक इन इंडिया कीजिए, उसके लिए सरलता आपको लानी होगी। बैंक ऑफ चाइना है प्रश्न, 1 साल के अंदर उसने पहले कम से कम 7-8 महीने गए हैं, दिल्ली से परमिशन मिल चुका है, लेकिन वो अभी भी मुंबई में अपना दफ्तर नहीं खोल पाए हैं वहाँ के रेड टेपिज्म की वजह से। तो ये जो बुनियादी चीजें यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अड़चन बनी हुई है। इन अड़चनों को मिटाना होगा, तभी शायद व्यापार के उस मकाम तक दोनों देश पहुंच जाए। और हिंदुस्तान के नजरिए से तो ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट के भुक्तभोगी हम हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक्सपोर्ट करने में जबरदस्त तरीके से कामयाब हो रहा है, लेकिन हम बहुत नीचे रह जा रहे हैं। तो ट्रेड डेफिसिट को खत्म करना तो हमारी चुनौती है, तो हमें ज्यादा आसानी बनानी पड़ेगी, जिसमें हम इस 1 साल में तो अभी कामयाब बहुत होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जो यहाँ के व्यापारी हमें बताते हैं। तो जो दर्शक देख रहे हैं इस मुलाकात में और हाथ हिलाने के मद्देनजर, हमें लगता है उनको इस परिस्थिति को समझना होगा कि पहली बार
19 अक्टूबर 1954 नेहरू गए थे और वहां पर उन्होंने माओ से मुलाकात की थी। और उस वक्त चीन में जो प्रोडक्शन था वो भारत से कम होता था। उत्पादन की दृष्टि से भारत 1954 में चीन से आगे था। लेकिन इन सब के बावजूद भी माओ ने जो पहली बात सामने रखी नेहरू के, उसमें इस बात का जिक्र था कि आप और हमारे बीच में जो व्यापार होगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। हालांकि वो विचारधारा बिल्कुल इतर उन्होंने छोड़ दी। वो समझ रहे थे कि एक तरफ महात्मा गांधी थे जिन्होंने अहिंसक तरीके से देश को आज़ाद कराया था भारत में, और दूसरी तरफ चीन की क्रांति थी जो कृषि क्रांति के तौर पर थी, और बगल में रूस था, रूसी क्रांति थी। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, भारत और चीन सिर्फ ये मसला नहीं है कि दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, बल्कि यह भी है कि कमोवेश दोनों जिस संघर्ष और आज़ादी के साथ आगे बढ़े वह भी कमोवेश एक साथ खड़े होते हैं। इन सब के बावजूद भी चीन एक नए तरीके के स्थिति में आज खुद को दुनिया के मानचित्र पर खड़ा कर चुका है, और भारत एक रीजनल पावर के तौर पर अपने आप को खड़ा कर रहा है। और इन सब के बीच चीन के साथ जो भी समझौते आज होंगे या उस दिशा में कोई भी एक नई कारपेट बिछ जाए, यह भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, बावजूद इसके कि कल ही चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र में इस बात का जिक्र आ गया कि सीमा का समझौता या सीमा पर समाधान एक रात में संभव नहीं है। अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। ये मैसेजेस हैं कि किस रूप में भारत को अब आने वाले वक्त में एक टकराव होने के बावजूद भी आगे बढ़ना है। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो रही है, और मुलाकात के दौर में जिस गेस्ट हाउस में मुलाकात हो रही है उसमें वहीं पर काफ़ी लंबी बातचीत के बीच में जो अधिकारियों की मौजूदगी भी उसमें रहेगी। अधिकारियों का मतलब भारत की तरफ से गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी रहेंगे, विदेश सचिव भी रहेंगे, और तमाम ऑफिशियल्स भी वहाँ पर रहेंगे। और इन सब के बाद चूंकि सिलसिला शुरू बीजिंग से होना है, जो रात 8 बजे आज प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, और उसके बाद उस समझौते की दिशा में दोनों देश किस रूप में आगे बढ़ते हैं। और ख़ासतौर से भारत की दृष्टि इस वक्त आर्थिक संबंधों के मद्देनजर उस पूंजी निवेश को भी भारत में कराना है, और दूसरी तरफ भारत अगर खुद को मेक इन इंडिया के जरिए उत्पादन वाले देश में बदलना चाहता है तो भारत इस बात का जिक्र जरूर चाहेगा कि सिर्फ चीन से पूंजी नहीं आए बल्कि टेक्नोलॉजी भी आए। लेकिन टेक्नोलॉजी चीन कभी किसी दूसरे देश में लेकर नहीं गया, यह भी एक सच है। दूसरी बड़ी स्थिति है कि कहीं ना कहीं ट्रेड पार्टनरशिप के तौर पर, यानी व्यापारिक संबंधों के मद्देनजर भारत एक सबसे बेहतरीन दोस्त चीन का जरूर रहा है। बावजूद इसके सामरिक दृष्टिकोण से दोनों के अंतर्विरोध एक दूसरे के सामने खुलकर कई मौकों पर आते रहे हैं। और चीन या कहें कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की जो नेशनलिस्ट सोच रही है, इन दोनों का टकराव आज से नहीं है बल्कि 50 के दशक से रहा है। और इसीलिए मौजूदा वक्त में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तब एक दृष्टिकोण यह भी उभरा था कि बीजेपी का नजरिया जनसंघ और उससे पहले आरएसएस के वक्त से चीन को लेकर जो रहा है वो एक संचय की स्थिति रही है। नेहरू ये मानकर चलते थे कि चीन कभी युद्ध नहीं करेगा, नेहरू ये मानकर चलते थे देश में सेना तक की जरूरत नहीं है। लेकिन परिस्थितियां बदली और जो कुछ 62 में हुआ उसके बाद एक नई परिस्थितियां समूची दुनिया के सामने बनी है। लेकिन अमेरिकन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद से एक और स्थिति बनी थी कि भारत स्ट्रेटजिक तौर पर अमेरिका के नज़दीक आएगा, और दूसरी इसीलिए पाकिस्तान से हटकर उसकी दृष्टि भारत पे गई। लेकिन पूरे एशिया के क्षेत्र में अगर देखें तो भारत और चीन के बीच जो भी नए समझौते होंगे वह उन छोटे देशों को जरूर प्रभावित करेंगे जो भारत के पड़ोसी है, या हम कह सकते हैं सार्क देश है। और इसके साथ ही ब्रिक्स को किस दिशा में ले जाना है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और खासतौर से ब्रिक्स के जो बैंक बनाए गए हैं उसको भी पुनर्जीवित करते हुए अब एक नई दिशा और पूरे क्षेत्र में विकास का कौन सा मॉडल रखा जाए, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार कहते रहे कि सिर्फ हमारे अपने डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा बल्कि छोटे से छोटे राज्य को भी साथ खड़ा होना होगा। उसमें चाहे भूटान हो या नेपाल हो या श्रीलंका हो, सबका जिक्र उन्होंने किया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि नज़रिया दोनों का क्या होगा इस मुलाकात के दौरान।